आज मैं आप लोगों को अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे मैं आज तक भी नहीं भूल पाई हूँ। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव, उसके बारे में तो आप सबने सुना होगा, जिसे भूतिया गांव के नाम से ही जाना जाता है। उसी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी डरावनी घटना जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई, जो आज भी मुझे याद आती हैं। ना तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। आज वो घटना जो मेरे साथ घटी थी, आप सबको बताना चाहती हूँ। ये घटना उस वक्त की है जब मैं लगभग 16 साल की थी और अपने परिवार के साथ जैसलमेर जिले में रहती थी। उस वक्त लोग अपनी बेटियों की शादी वैसे भी कम उम्र में ही कर देते थे। ऐसे में मेरे घर वाले मेरे लिए भी रिश्ता तलाश कर रहे थे और आखिरकार मेरा रिश्ता भी तय हो गया था। घर में शादी विवाह की तैयारी चल रही थी। वैसे मेरे बाबूसा हमारे ही शहर में एक छोटी सी दुकान खोलकर कपड़ों की रंगाई का काम करते थे, जिससे हमारा ठीक तरीके से गुजारा हो जाता था, क्योंकि उसे वक्त ये काम धंधा बहुत अच्छा चलता था। मैं घर पर अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाया करती थी और शाम होते ही हमारे मोहल्ले में थोड़ी ही दूर एक घर में दूध लेने के लिए जाया करती थी। उस वक्त जब मैं रास्ते से गुजरती थी तो कुछ आवारा लड़के आते जाते हुए मुझे हमेशा घूरते रहते थे। वैसे एक तो मेरी उम्र बहुत कम थी और देखने में भी मैं काफी खूबसूरत थी, तो उनकी नजरें मुझ पर से हटती ही नहीं थी। यहां तक कि वो कहते तो कुछ नहीं थे, लेकिन मेरा पीछा करने की कोशिश करते थे, जिनकी वजह से मुझे बहुत डर लगता था। मैं अपने घर वालों को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि अगर मेरे बाबूसा सुनेंगे तो उन लड़कों से कुछ बोलेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, बात बढ़ेगी, बेवजह ही बदनामी होगी, जिसकी वजह से मैं अपने बाबूसा अपने घर वालों को कुछ नहीं बता पाई। लेकिन ऐसे ही बहाना लगा दिया कि रास्ते आते जाते एक कुत्ते से मुझे डर लगता है। ऐसे में मैंने दूध लाना ही बंद कर दिया था। अब मेरा भाई दूध लेने के लिए जाया करता था, क्योंकि मेरी मम्मी के पैर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो इतनी दूर जा नहीं पाती थी। एक दिन मेरा भाई किसी काम से दूसरे शहर में गया हुआ था। माँ के पैर में प्रॉब्लम थी, मेरे बाबूसा अपनी दुकान पर थे। ऐसे में दूध लाने के लिए मुझे ही जाना था। वैसे उस दिन बरसात आई हुई थी, तो हमारे मोहल्ले में जो दुकान थी, लोग जल्दी ही अपनी दुकानें बंद करके चले गए थे, तो कुछ लोग दुकानों के अंदर बैठे हुए थे। काफी तेज बारिश थी, इसलिए मैं छाता लेकर दूध लेने के लिए गई थी। और जब दूध लेकर वापस लौट रही थी, तो जिस रास्ते से होकर गुजर रही थी वो पूरी तरह सुनसान था। वैसे भी वहां दिन के वक्त काफी कम भीड़ रहती थी, लेकिन बरसात की वजह से आज तो कोई भी नहीं था कि तभी अचानक एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। ये देखकर मैं कुछ समझ पाती कि उसमें से कुछ लोगों ने हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। ये सब कुछ होता हुआ देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं चिल्लाती, मैं कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया और मेरे हाथ पैरों को मेरे मुंह को इस तरह बांध दिया कि मैं चिल्ला ना सकूं और ना कोई भागने की हरकत कर सकूं। उस वक्त घबराते हुए जब मैंने नजर घुमाई तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि मुझे किडनैप करने वाले ये वही 5 लड़के थे जो रोजाना मुझे घूर कर देखा करते थे, मेरा पीछा करने की कोशिश करते थे, यहां तक कि मेरे घर पर भी मेरे आने जाने की हर चीज की खबर रखने की कोशिश करते थे। अब उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। अब तो मेरे पैरों तले ही जमीन खिसक गई। अपने आप को बचाने के लिए मैं छटपटाने लगी, लेकिन अपने हाथ पैर बंधे होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी, क्योंकि मेरा मुंह भी बंधा हुआ था। मैं रोने लग गई। वही मेरा किडनैप करने के बाद वे लोग तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी को सड़क पर दौड़ने लग गए थे। उस वक्त चारों तरफ अंधेरा भी होने को आया था। मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ये सोचकर बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अपने घर वालों की भी चिंता सता रही थी कि मुझे घर न पहुंचते देखकर उनके दिल पर क्या गुजरेगी। अपने आप को बचाने के लिए क्या करूं, उसे वक्त मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। घबराहट की वजह से सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। वही वे लड़के मेरा किडनैप कर अपनी आंखों के सामने मुझे देखकर मेरी हालत पर हंसते जा रहे थे। तभी एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ देखते हुए बोला, यार दुष्यंत, क्या गजब माल हाथ आया है, आज तो जिंदगी ही जन्नत बन जाएगी। तभी वो लड़का बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था भास्कर की ये लड़की गजब है, सच बताऊं तो अनछुई कली है। तभी एक लड़का हंसते हुए बोला, अब तो और भी मजा आएगा। तो दुष्यंत नाम का वो लड़का बोला, और सरवण, तुम्हें तो ऐसे टेस्ट काफी पसंद है ना?
तो आज तो तुम्हें वो टेस्ट भी मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए वे लोग आपस में बातें कर रहे थे। उसे वक्त उनकी बातें मुझे बहुत ज्यादा डरा रही थी, लेकिन उनके बातें करने के अंदाज से ही उन 5 लड़कों के नाम भी मुझे पता चल गए थे। उनके नाम थे सरवन, दुष्यंत, भास्कर, रुपेंद्र और देवराज। उस वक्त उनकी बातें सुनकर मैं रोते जा रही थी और मन ही मन भगवान से अपनी इज्जत और जिंदगी बचाने की प्रार्थना कर रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। वही वे लोग आपस में बातें करने लगे कि मुझे कहां लेकर जाएं, जहां पर कोई खतरा ना हो। वैसे भी रात हो गई थी। ऐसे में तभी श्रवण बोला, क्यों ना कुलधरा चलें? तो भास्कर बोला, अरे यार, वहां के बारे में तो लोग तुम्हें पता है ना, कैसी बातें करते हैं। रूपेंद्र बोला, लोगों का क्या है, ऐसे ही बातें बनाते हैं, लेकिन वहां किसी बात का डर नहीं है। अब देवराज बोला, हाँ, कुलधरा ही ठीक रहेगा। लोग तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वहां पर इसकी चीखें सुनने वाला और हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्या मजा आएगा। ये कहते हुए वे लोग आपस में अश्लील बातें करने लगे। अब दुष्यंत बोला, हाँ, वहीं पर चलते हैं। इस तरह बातें करते हुए वे लोग मुझे उस तरफ ले जाने लगे। मैं कांपते जा रही थी। ऐसे में जब वे लोग मुझे जबरदस्ती वहां पर लेकर गए तो चारों तरफ अंधेरा छा गया था। रात के लगभग 7:30 बजे का समय हो रहा होगा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी गाड़ी, जो कुलधरा गांव के गेट पर थी, वहां पर नहीं रोककर साइड में जाकर रोकी, ताकि किसी को भी किसी तरह का कोई शक ना हो। फिर गाड़ी से उतरकर अब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर गाड़ी से उतारने लगे तो एक लड़का बोला, अरे यार, प्यार से उतारो, और वैसे भी अब ये हमसे भाग कर जा तो सकती नहीं, और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हाथ पैर खोल दो। अब उन्होंने मेरे हाथ पैर खोल दिए तो मैं रोते हुए बोली, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं। ये कहते हुए उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी थी, लेकिन मेरी हालत देखकर, मुझे रोते हुए देखकर वे लोग हंसने लगे और फिर बोले, घबराओ नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास छोड़ देंगे, लेकिन आज रात के लिए हमारा मनोरंजन कर दो, और हाँ, जब कभी फिर बुलाए तो चली आना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहते हुए मुझे जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए गांव के वीरान खंडहरों में ले गए। मैं थर थर कांप रही थी। घबराहट की वजह से अब तो जैसे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि अब मेरे साथ क्या होगा, ये सोचकर ही मेरे दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। वही वे दरिंदे मेरी तरफ देखकर हंसते जा रहे थे। तभी सरवण बोला, अब और इंतजार नहीं होता यार। ये कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और पीछे खिसकने लगी। तो वे लोग मेरी तरफ आने लगे। अब मैं अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगी। अपने आप को बचाने के लिए रोते हुए चिल्लाने लगी, चीखने लगी, परंतु मेरी आवाज सुनने वाला वहां उन खंडहरों में जैसे उस वक्त कोई नहीं था। मुझे भागते हुए देखकर वे लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे और कह रहे थे, चिल्लाने का और भागने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, अपने आप को बचा नहीं पाओगी। उस वक्त आप लोग समझ ही सकते हो कि जिसकी इज्जत और जिंदगी दांव पर लगी हो, उस पर क्या गुजर रही होती है। वही सब कुछ मैं महसूस कर रही थी। तभी मैं फिसल कर गिर गई, क्योंकि बरसात की वजह से वहां थोड़ा कीचड़ हो रहा था। मुझे इस तरह गिरते हुए देखकर वे लोग हंसने लगे और अश्लील बातें करते हुए 5 लड़के एक साथ मेरे ऊपर टूटने ही वाले थे कि घबराते हुए, चिल्लाते हुए मेरी तो आंखें ही बंद हो गई थी। तभी एक साथ बहुत सारे लोगों की अजीबोगरीब तरह की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। चारों तरफ से अजीब सी आवाज गूंज रही थी। ये सुनकर मैंने घबराते हुए आंखें खोली। वो जो आवाज गूंज रही थी, उसे सुनकर वे लड़के भी हैरानी से चारों तरफ देखने लगे। उस वक्त उन खंडहरों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो, और बहुत सारे लोग उन खंडहरों में से निकलकर हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हों, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। ये देखकर वे लड़के इधर उधर देखने लगे। तभी सरवण घबराते हुए बोला, ये कैसी आवाज है? यहां इस वीरान गांव में तो कोई भी नहीं रहता, तो फिर ये कैसी आवाज है? तभी अचानक आवाजें आना बंद हो गई। ये देखकर भास्कर बोला, अरे यार, कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है हमें ऐसे ही कोई भ्रम हुआ होगा, देखो अब कुछ भी तो नहीं है। तभी दुष्यंत बोला, ये बात तो है यार, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, मुझे नहीं लगता हमें यहां और रुकना चाहिए। ये सुनकर देवराज बोला, बस करो,
जिस काम के लिए आए हो ना वो करो, अच्छा खासा मूड खराब करने पर तुले हुए हो। ये कहते हुए उन लोगों ने हवस भरी नजरों से फिर मेरी तरफ देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी पायल बजने की आवाज आई। जब पायल बजने की आवाज आई तो उन लड़कों ने हैरानी के साथ उस तरफ देखा। उस वक्त मैं जमीन पर पड़ी हुई थर थर कांपते हुए उस तरफ देख रही थी कि एक औरत जो कि लगभग 20 साल के आसपास की होगी, घूंघट किए हुए हमारी तरफ आ रही थी। उसकी पायल के बजने की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। उस वक्त उस औरत को आते हुए देखकर मैं खुद भी हैरान रह गई कि आखिर इस वीरान और सुनसान जगह में ये औरत कौन है। वो औरत हमारी तरफ चलती ही आ रही थी। जब वो थोड़ी पास आई तो हमने देखा कि वो लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। ये देखकर वो लड़के उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी दुष्यंत बोला, ये कौन है? तो रुपिंदर बोला, देखते हैं। वहीं फिर वो लड़के उसके पास गए और उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे तो भास्कर हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तब रुपिंदर उस औरत की तरफ घूर कर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, क्या ठीक नहीं लगता? तभी श्रवण उसे औरत की तरफ देखते हुए इठलाते हुए बोला, जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। लेकिन उस औरत ने ना अपना चेहरा दिखाया ना कुछ बोली, बस उनके सामने आकर खड़ी रह गई। ये देखकर वे लड़के एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। उनकी आंखों में हवस के भाव आ गए थे। तभी वो औरत जाने लगी तो उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। अब रुपिंदर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा हमसे भी तो मिलकर जाओ। वैसे किससे मिलने आई हो तुम यहां? कहीं अपने किसी यार के चक्कर में शादी से भागकर तो नहीं आई हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नहीं, तुम्हारा यार तो लगता नहीं आया, परंतु हम तो है ना। ये कहते हुए उसके साथ छेड़खानी करने लगे। तभी सरवण बोला, लगता है ऐसे अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। ये कहते हुए उसने अपना हाथ उस तरफ बढ़ाया और जैसे ही उस औरत का घूंघट उठाया तो सामने का जो नजारा देखा वो बड़ा ही भयानक और डरावना था। उस वक्त जो कुछ मैं देख रही थी उसे देखकर मेरी तो आवाज गले में ही अटक गई थी, क्योंकि सरवण के घूंघट उठाते ही वो कोई खूबसूरत औरत नहीं थी, एक भयानक डरावनी चुड़ैल थी जिसका पूरा चेहरा सफेद था, आंखें बड़ी बड़ी और अंदर धंसी हुई थी। होंठों से लग रहा था जैसे अभी उनसे खून टपक जाएगा। वहीं उस डरावनी चुड़ैल को देखकर उन लड़कों की चीख निकल गई। ये देखकर वो चुड़ैल भयानक रूप से हंसने लगी और उसके हंसने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी थी। ये देखकर तो उन लड़कों के होश उड़ गए। वे घबराते हुए वहां से भागने लगे तो उस चुड़ैल ने अपना हाथ वहीं से बढ़ाया, जो देखते ही देखते काफी लंबा हो गया। अब उन लड़कों की चीख पुकार चारों तरफ गूंज गई। वे वहां से भागते जा रहे थे। वहीं मैं चुड़ैल को भयानक रूप से हंसते हुए देख रही थी। देखते ही देखते उसने अपना हाथ बढ़ाकर सरवण को पकड़ लिया और उसे हवा में लहरा दिया। अपने साथ ये सब कुछ होते हुए देखकर सरवण को इतना ज्यादा घबरा गया कि रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर गए। उस वक्त मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठकर भाग जाऊं, बस तड़पते हुए वहीं पड़े हुए सब कुछ देख रही थी। तभी उस चुड़ैल की मुंडी रोबोट की तरह बड़ी तेजी से चारों तरफ घूम गई, जो भयानक रूप से हंस रही थी, और श्रवण को अपने हाथ से उठाकर उसने एक तरफ फेंक दिया। जैसे ही उसने फेंका तो पूरे खंडहरों में से अजीबोगरीब की आवाज आने लगी थी। अब वो चुड़ैल सरवण की तरफ बढ़ी तो सरवण रोते हुए थर थर कांपने लगा और अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने हाथ जोड़कर छोड़ देने के लिए कहने लगा। लेकिन वो चुड़ैल उसके पास आई। उस वक्त मेरी नजरें उस चुड़ैल के पैरों की तरफ गई तो उसके पैर उल्टे थे, जिन्हें देखकर मेरी आवाज तो गले में ही अटक गई। मैं बस उन पैरों की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा डर गई थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अभी बेहोश हो जाऊंगी, परंतु फिर भी घबराते हुए उस तरफ देखते ही जा रही थी। वही श्रवण के पास पहुंचकर वो चुड़ैल अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी और फिर छलांग मारकर उसकी छाती पर बैठ गई। जैसे ही वो उसकी छाती पर बैठी, अपना मुंह ऊपर की तरफ करके अजीब तरीके से चिल्लाने लगी तो देखते ही देखते उसके दांत काफी ज्यादा लंबे हो गए। मैं घबराते हुए उस तरफ देखे जा रही थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरे तो दिमाग ने जैसे काम करना ही छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। वही आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त सरवण पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि उसे तो अपनी मौत अपनी ही आंखों के सामने नजर जो आ रही थी,
तभी उस चुड़ैल ने अपने दांत सरवण की गर्दन में गड़ा दिए तो सरवण की चीख चारों तरफ गूंज गई। वो दर्द में तड़पने लगा था और उस चुड़ैल ने उसका पूरा खून पी लिया। साथ में बेरहमी से उसे नोच नोच कर खाने लगी थी। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त की इस तरह मौत होते हुए देखकर सरवण के दोस्त बहुत ज्यादा डर गए। तभी वे घबराते हुए रोते हुए वहां से भागने के लिए जैसे ही जाने लगे तो चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाज आने लगी और अचानक उन खंडहरों में से कुछ साए निकलते हुए नजर आए। जब वे थोड़ा करीब आए तो मैंने देखा कि वे भूत, पिशाच और चुड़ैलें थीं। उन्होंने अजीब तरीके से आवाज करते हुए श्रवण के दोस्तों को चारों तरफ से घेर लिया। मैं बस एक तरफ खड़ी हुई घबराते हुए ये सब कुछ देख रही थी। उनमें से किसी भी भूत, चुड़ैल या पिशाचिनी ने मेरी तरफ नहीं देखा। वही वे लोग अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़ने लगे थे। श्रवण को वो चुड़ैल पूरी तरह नोच कर खा गई थी, जिसकी वजह से उस चुड़ैल का पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और चारों तरफ खून ही खून बिखर गया था। उसके हाथों से, मुंह से, हर जगह से खून टपक रहा था। तभी वे लड़के अपनी आंखों के सामने इतना भयानक नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। इनमें से एक दो ने तो घबराते हुए अपने पेंट में भी पेशाब कर दिया था। अब अपनी जान बचाने के लिए वो चारों तरफ देख रहे थे कि कहीं से उन्हें कोई रास्ता दिखाई दे जाए और वो लोग वहां से भागकर अपनी जान बचा सकें। ऐसे में वहां से भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए डरते हुए चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। तभी एक तरफ उन्हें रास्ता नजर आया और वे वहां से भाग गए। ये देखकर मैं भी उठकर वहीं एक खंडहर के पास छुपकर बैठ गई और घबराते हुए उस तरफ देखते ही जा रही थी कि वो लड़के तो जैसे उन खंडहरों में खो गए थे। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन थक हार कर घूम फिर कर उसी जगह पर आ रहे थे जहां पर वही भूत, चुड़ैल इकट्ठा थे जो अजीबो गरीब आवाज कहकर रहे थे। तभी अपनी आंखों के सामने उन सबको देखकर उन पर क्या गुजर रही होगी ये तो उनको भी पता होगा। तभी अचानक एक पिशाच ने भास्कर के ऊपर झपट्टा मारा तो उसकी चीख चारों तरफ गूंज गई और उस पिशाच ने अपने भयानक नाखूनों से उसके सीने को फाड़ दिया, जिससे उसकी दर्द भरी चीखें चारों तरफ गूंजकर पल भर में ही उसकी सांसें थम गई थीं। अब वो पिशाच उसके सीने में अपने दांत खड़ा कर उसका खून पीने लगा और देखते ही देखते उसी पर सभी भास्कर पर झपट पड़े और पल भर में ही उसे नोच कर खा गए। अब उसका कंकाल वहां पर पड़ा हुआ था। अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखकर मेरी तो आवाज गले में ही दबकर रह गई थी। मैं थर थर कांप रही थी। वही ये देखकर जो बचे हुए तीन थे वो तो कांपते हुए जैसे अपने होश खो बैठे थे। अपनी आंखों के सामने ये भयानक मंजर देखकर मुझे भी लगने लगा था कि अब ये भूत, प्रेत, चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी इसी तरह नोच कर खा जाएंगे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर जा रही थी। किधर जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां से भाग सकूं। सोच रही थी अगर किसी भी चुड़ैल की या किसी की भी नजर मेरी तरफ पड़ गई तो वो मुझे जिंदा ही चबा जाएंगे। यहां पर भी तो खड़े नहीं रह सकती। ये सोचते हुए मैं थर थर कांपते ही जा रही थी। अब मैंने अपने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि एक प्रेत घूर कर मेरी तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल काला था। बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थीं, सिर पर जैसे एक सींग था, हाथों के नाखून बहुत ज्यादा लंबे थे। वो खा जाने वाली नजरों से मुझे देखने लगा तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और वहां से निकलकर भागकर दूसरे खंडहर में छुप गई। अब वो प्रेत मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था, परंतु मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। घबराते हुए फिर से जो सभी भूत प्रेत इकट्ठा थे उस तरफ देखने लगी। तभी रूपेंद्र, जिसकी तरफ जैसे ही वे भूत प्रेत बढ़ने लगे तो वो बहुत ज्यादा डर गया और अपनी जान बचाने के लिए उस वक्त भागने की कोशिश करते हुए लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। अब वो इतना ज्यादा डर गया था कि घबराते हुए चिल्लाने लगा तो उसकी चीख चारों तरफ गूंजने लगी थी। उस वक्त सभी भूत प्रेत भी अजीब तरीके से चिल्लाने लगे थे। सब कुछ बड़ा ही भयानक और डरावना था। तभी एक प्रेत ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसे मोड़कर तोड़ दिया, जिससे पल भर में ही रुपेंद्र की सांस वहीं थम गई। अब बेरहमी से सभी उसे नोच नोच कर खाने लगे थे। अब सिर्फ दुष्यंत और देवराज बचे थे, जिन्हें अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी, क्योंकि ये तो उन्हें समझ में आ गया था कि अब इन खंडहरों से वो लोग बचकर नहीं जाएंगे। उन्होंने तो इन्हें वीरान समझा था,
लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां पर भूत प्रेत रहते हैं। वे लोग तो मेरी जान लेने के लिए, मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे यहां लेकर आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां आने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। वही दुष्यंत और देवराज कांपते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर आखिरी कोशिश करते हुए वे वहां से भागने लगे, लेकिन जैसे उन खंडहरों में कहीं खो गए हों। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, परंतु फिर भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं उन खंडहरों में अजीबोगरीब सी आवाज गूंज रही थी, जो वीरान और सुनसान खंडहर थे, अब बड़े ही डरावने लग रहे थे। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर कर देख रहा है। यह महसूस होते ही मैंने नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसी खंडहर की दीवार पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी, जो बड़ी ही डरावनी थी। उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लगी। वहीं उस चुड़ैल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। वो घूर कर मेरी तरफ देखने लगी तो अपनी जान बचाने के लिए मैं वहां से उठकर भागने लगी थी। उस वक्त पूरे खंडहरों में चीख पुकार मची हुई थी। कहीं से प्रेत निकलता दिखाई दे रहा था, कहीं से चुड़ैल, कहीं से पिशाच। परंतु मेरे लिए ही ये हैरानी की बात थी कि मैं उन भूत प्रेत से घिरी हुई थी, खंडहरों में भागते ही जा रही थी, पर किसी भी भूत प्रेत, चुड़ैल ने भी मुझे नुकसान पहुंचाने की या मेरी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। तभी अचानक देवराज उन चुड़ैलों के हाथ में आ गया। अब मेरी ही आंखों के सामने देवराज की चीख पुकार चारों तरफ गूंज रही थी कि उन चुड़ैलों और पिशाच ने जैसे उसके ऊपर हमला बोल दिया और उसे नोच नोच कर खाने लगे। ये देखकर घबराते हुए मैं भागते ही जा रही थी। तभी मुझे गांव से बाहर निकलने का दरवाजा नजर आया तो डरते हुए अपनी जान बचाने के लिए मैं दरवाजे की तरफ भाग गई थी। देवराज की चीख पुकार भी अब उन खंडहरों में गूंजकर थम गई थी। अब दुष्यंत बचा था। जब मैं गांव के दरवाजे तक पहुंची तो दुष्यंत की भी चीख पुकार मुझे सुनाई दी, परंतु घबराहट की वजह से मैंने पलटकर भी पीछे की तरफ नहीं देखा। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि अब तक तो पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो मुझे अपनी आंखों के सामने ऐसे भयानक नजारे देखने के बाद भी होश में रखे हुए थी। लेकिन गांव के दरवाजे से बाहर पहुंचते ही कुछ ही दूरी पर जाकर मैं बेहोश होकर गिर गई। जब सुबह मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं अस्पताल के बेड पर थी। वहीं पर मेरे घर वाले, पुलिस वाले और मेरे मोहल्ले के कुछ लोग भी खड़े हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। उस वक्त अपने आप को वहां देखकर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहां पर कैसे आ गई। तभी रात की बातें याद आते ही मैं घबराने लगी और थर थर कांपने लगी। तो कुछ पुलिसकर्मी मेरे पास आए और मुझसे पूछताछ करने लगे, परंतु घबराहट की वजह से मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि रात जो कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा वही सब कुछ मुझे याद आ रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। घबराते हुए चारों तरफ देख रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी वे भूत प्रेत आकर मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे और मुझे भी नोच नोच कर खा जाएंगे। तभी मेरे बाबोसा मेरे पास में आए। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी माँ भी रो रो कर जैसे पागल हो गई थी। आखिर हम समझ ही सकते हैं कि जिनकी जवान बेटी अचानक गायब हो गई हो और बेहोशी की हालत में मिली हो, उन माँ बाप पर क्या बीती है, ये तो वही समझता है जिनके साथ ये सब कुछ होता है। तभी मेरे भाई ने फिर मेरे सिर पर आशीर्वाद के रूप में हाथ रखा और मेरी तरफ देखकर बोला, घबराओ मत, बताओ क्या हुआ था, तुम वहां तक कैसे पहुंची। वैसे मेरे घर वालों को मुझसे बहुत लगाव था और मुझ पर पूरा भरोसा था उस जमाने में, और कहीं कहीं तो आज भी, जहां लोग अपनी बेटी से सच्चाई नहीं पूछते और अपनी इज्जत का ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं। वहां मेरे घर वालों को उस वक्त भी सिर्फ मेरी चिंता थी, जहां लोगों को यही लग रहा था कि मैं ही किसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन मेरे घर वालों को मुझ पर भरोसा था। उनकी बातें सुनकर, उनकी तकलीफ देखकर मुझे पता चला था कि मेरा किडनैप होने पर, अचानक मेरे गायब होने के बाद ही वे लोग पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे, और ऐसे में उन्होंने पुलिस के यहां भी खबर दे दी थी। तभी एक आदमी जो कुलधरा गांव के पास के ही एक रास्ते से हमारे मोहल्ले की तरफ जा रहा था, वो मेरे बाबोसा को, हमारे परिवार को जानता था। उसने मुझे वहां पर बेहोश पड़ा देखा तो आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, मुझे अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद में जाकर मेरे घर वालों को सूचना दी। अब मेरे घर वाले भागते हुए वहां पर आए। साथ में ही पुलिस को भी इस बारे में बता दिया गया था, तो पुलिस भी आ पहुंची थी। परंतु अब मुझे होश में देखकर हर कोई मुझसे सवाल पर सवाल कर रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी।
तभी एक नर्स आकर बोली कि अभी इसे आराम करने दीजिए। यह सुनकर फिर सब लोग चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं पूछा और मैं सोने के लिए पलंग पर लेट गई। अब घबराते हुए अपने घर वालों की तरफ देख रही थी। मैं सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन घबराहट की वजह से कुछ बता ही नहीं पा रही थी। तभी मुझे नर्स ने कुछ खाने के लिए बोला तो मेरी माँ ने मुझे थोड़ा सा दलिया खिलाया। उसके बाद मुझे गोली दे दी और दवाई के असर से कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। जब मैं नींद में थी तो मुझे वही डरावना सपना आने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच रही थी, जिसकी वजह से मैं नींद में भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अपनी माँ को साथ देखकर फिर मैं सो गई। अब जब मेरी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। पुलिसकर्मी भी वहीं पर थे। सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे। अब मेरी माँ मेरे पास बैठकर मेरे सिर पर हाथ रखने लगी तो घबराते हुए हिम्मत करके मैंने अपने साथ जो कुछ हुआ था वो सारी बातें बता दी। तब तक पता चल चुका था कि उन खंडहरों में उन 5 के कंकाल मिल चुके हैं, जिनके कपड़ों के आधार पर उनकी पहचान की जा रही थी। और पुलिस को भी यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनसे मेरा भी लेना देना है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया भी था कि किस तरह वे लड़के मेरा पीछा करते थे, मुझे घूरते थे। अब मेरे बाबू सा बोले, बेटा तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं रोने लग गई और मैंने उन्हें बता दिया कि मैं किस वजह से कुछ भी नहीं बता पाई थी। वही पुलिस ने भी मेरी बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि उस गांव से संबंधित ऐसी डरावनी बातें आए दिन सुनने को मिलती थी। मोहल्ले में भी लोगों ने यकीन कर लिया। हाँ, कुछ घटिया लोग थे जो मेरे ऊपर ही लांछन लगा रहे थे, परंतु मेरे घर वालों को मुझ पर पूरा भरोसा था। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मेरे घर वाले मुझे तसल्ली दे रहे थे, परंतु मुझ पर क्या गुजरी थी मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। मेरी हालत को देखते हुए जब तक मेरी हालत ठीक नहीं हो जाती, मुझे डॉक्टर ने अस्पताल में रहने के लिए ही कहा। उस रात जब मैं खाना खाने के बाद दवाई लेने के बाद सो गई थी तो रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास में बैठा हुआ है। ये महसूस होते ही घबराते हुए हड़बड़ाते हुए मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। एक बड़ा ही भयानक प्रेत मेरे पलंग के पास में बैठा हुआ था और अजीब तरीके से मुझे घूर रहा था। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी। अपनी माँ को जगाने के लिए उनकी तरफ देखा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें जगा सकूं। तभी वो प्रेत मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। अब जैसे ही वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा तो उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया। पूरा हड्डियों का कंकाल था, सिर पर सींग जैसा कुछ था, हाथों के नाखून काफी बड़े थे, आंखें तो इतनी डरावनी थीं कि पूछो मत। उसे देखकर मुझे पल भर में ही याद आ गया। ये वही प्रेत था जो मुझे उस रात कुलधरा गांव में खंडहर के ऊपर दीवार पर बैठा हुआ दिखाई दिया था, जो मुझे इसी तरह घूरते जा रहा था। अब तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी उस प्रेत ने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में लहरा दिया। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी थी। अब वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा। उस वक्त उसकी हंसी बहुत ज्यादा डरावनी थी, लेकिन जैसे सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। तभी उस प्रेत ने मुझे हवा में उठाकर एक तरफ फेंक दिया। जैसे ही मैं नीचे फर्श पर गिरी तो मेरे गिरने की आवाज सुनकर मेरी माँ की नींद खुल गई। मुझे नीचे फर्श पर पड़ा हुआ देखकर उन्होंने भागकर मुझे संभाला और मेरे बाबूसा को आवाज दी तो वो भी कमरे के बाहर ही बेंच पर सोए हुए थे, वहां पर आ गए। तभी मेरी नजर उस प्रेत की तरफ गई जो अजीब तरीके से मुझे गुस्से में घूर रहा था। उसे देखकर मैं डर रही थी, शायद वो मुझे ही दिखाई दे रहा था। तभी वो प्रेत अजीब तरीके से चलते हुए दरवाजे तक गया, मुड़कर मेरी तरफ देखा, फिर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा और न जाने कहां चला गया। मेरी माँ बार बार पूछे जा रही थी कि मैं गिर कैसे गई, लेकिन मैं तो घबराते हुए दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। अब मेरी माँ और बाबूसा दोनों ने ही मुझे पकड़कर वापस बेड पर बैठा दिया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अब भी मुझे यही लग रहा था कि वो प्रेत वापस लौटकर जरूर आएगा। इसलिए मैं दरवाजे की तरफ देख रही थी, परंतु अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे घर वाले मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ, लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरी हालत देखकर मेरे बाबूसा ने मुझे आराम करने के लिए बोला तो अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर मैं सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कभी लग रहा था कि जो कुछ मैंने देखा वो मन का भ्रम है।
तो कभी लग रहा था कि नहीं, सच में मेरे साथ हकीकत में ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर मन का भ्रम होता तो मैं फर्श पर कैसे गिर जाती। ऐसी डरावनी बातें मेरे दिमाग में आ रही थीं, जिनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। यही सब सोचते हुए फिर मैं सो गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास में कोई और भी लेटा हुआ है। मैं ये देखकर आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खोल नहीं पा रही थी। ये देखकर मैं अपनी मां को आवाज देना चाहती थी, परंतु तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला जोर से दबा दिया हो और मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई हो। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। किसी ने अचानक मेरा गला छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास में लेटा हुआ था। ये देखकर अब घबराते हुए अपने हाथ से जैसे ही जानने की कोशिश की कि कौन है, तो एक खुरदरी सी अजब सी खाल मेरे हाथों में आई, जिसकी वजह से चीखते हुए मेरी आंखें खुल गई। अब घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी मां की भी नींद खुल गई थी और वो मेरी हालत देखकर मेरे पास आई, मुझे संभालने लगी। उसे वक्त मुझे घबराई देखकर वो खुद भी रोने लग गई थी, परंतु मुझे तसल्ली दिए जा रही थी। जैसे तैसे करके आखिरकार वो रात निकल गई। अगले दिन ही अस्पताल से मुझे छुट्टी मिल गई थी, तो मेरे घर वाले मुझे घर लेकर आ गए थे। मोहल्ले के लोग भी जो कुछ हुआ था वो जानने के लिए आ गए थे। कुछ तरह तरह की बातें भी बना रहे थे, मुझसे भी बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। मुझे तो अब अकेले में रहते हुए भी डर लगने लगा था। हर पल एक अनजाना सा डर सताने लगता। वही सब कुछ मुझे याद आने लगता जो कुछ हुआ था। ऐसे में रात को खाना खाने के बाद जब मैं सो गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अजीब तरह की आवाज कर रहा है। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए आंखें खोली तो मैंने देखा कि सामने की दीवार में एक भयानक सा चेहरा निकला हुआ था। उसका धड़ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो चेहरा नजर आ रहा था। ये वही भयानक पिशाच का चेहरा था जो पूरी तरह काला था। उसके दांत काफी लंबे थे और आंखें बड़ी ही डरावनी लाल कलर की थी। वो मुझे देखते ही अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उसे देखकर मैं थर थर कांपने लगी थी कि तभी हमारे घर के आंगन में बैठा हुआ हमारा पालतू कुत्ता जोर जोर से भौंकने लग गया। उसके भौंकने की आवाज सुनकर मेरे घर वालों की नींद खुल गई। मेरी मां ने मेरी तरफ देखा, मुझे घबराए देखकर मेरे पास आई, परंतु डर की वजह से मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। और अब वो प्रेत न जाने कहां गायब होकर चला गया था। जब उस कुत्ते के भौंकने की आवाज बार बार सुनाई देने लगी तो मेरे बाबोसा उसके पास गए, तो वो कुत्ता मेरे बाबोसा की धोती पकड़कर उसे खींचते हुए घर के दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। मैं और मेरी मां घर के अंदर से ये सब कुछ देख रहे थे। उस वक्त मेरा भाई हमारी किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था। उस कुत्ते का बार बार भौंकना, बाबोसा की धोती पकड़ना, ये कुछ देखकर बाबोसा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कुत्ता उन्हें बताना क्या चाहता है। परंतु जब वो बार बार बाबोसा की धोती पकड़ रहा था तो बाबोसा भी उसके साथ चल दिए। तो वो कुत्ता बाबोसा को दरवाजे तक ले गया, जहां पर जाकर मेरे बाबोसा ने देखा कि हमारे आंगन के दरवाजे के पास में वहां पर 2 मुर्गियां मरी हुई पड़ी थीं, जिन्हें जैसे बुरी तरह किसी ने नोच कर खाया है। ये देखकर बाबोसा घबरा गए। वो जल्दी से घर के अंदर आए तो मेरी मां ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और सारी बातें बता दी। ये सुनकर मेरी मां भी बहुत ज्यादा घबरा गई। उन्हें मेरी बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी थी। उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि ये सब कुछ उस डरावने प्रेत ने किया होगा। वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन सुबह होने पर जब हम सब कमरे से बाहर निकले तो हमारे होश उड़ गए। घर में हर जगह चारों तरफ खून ही खून के छींटे पर नजर आ रहे थे। रसोई में जाकर देखा तो सारे बर्तनों पर खून के छींटे थे, आंगन में खून के छींटे थे। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। अब हर किसी को अनहोनी का डर सताने लगा था। मेरी मां तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। बाबोसा उन्हें तसल्ली देने लगे और उसके बाद घर से बाहर चले गए। अब मां ने तुरंत ही पूरे घर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। मैं तो बस घबराते हुए सब कुछ देख रही थी। बड़ी मुश्किल से पूरा घर साफ हुआ था। अब ये सब कुछ होता हुआ देखकर और मेरी हालत देखकर मेरी मां को मेरी बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी, क्योंकि लग रहा था कि मैं भूतों को देखकर उन खंडहरों में से आई हूं। ऐसे में कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई बुरी आत्मा मेरे साथ ना चिपक जाए। इसीलिए उन्होंने मेरे गले में भगवान का एक ताबीज भी पहना दिया।
वही बाबोसा भी मेरी हालत को देखकर कुछ लोगों से किसी पंडित या तांत्रिक के बारे में पूछ रहे थे, जिनके वहां पर मुझे ले जा सके, क्योंकि जिस तरह मैं डर रही थी, ऐसे में उन्हें डर था कि कहीं कोई बुरी शक्ति तो मेरे पीछे नहीं पड़ गई है। और जो कुछ घर में हो रहा था उसकी वजह से भी वे लोग काफी परेशान थे। ये तो उन्हें समझ में आ गया था कि कोई बुरी शक्ति की नजर उनके घर पर है और इन सब से कोई पंडित या तांत्रिक ही उन्हें छुटकारा दिला सकता है। धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई। फिर माँ ने अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया, दवाई दी। बाबूसा भी तब तक आ गए थे। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। माँ ने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जहां मेरा रिश्ता तय हुआ था वहां से उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मेरे किडनैपिंग की खबर उनके पास पहुंच गई थी और उन लोगों का मानना था कि मैं ही गलत हूं। वैसे भी लोग ऐसे होते हैं, ऐसी खबर तुरंत पहुंचाते हैं। ऐसे ही किसी ने नमक मिर्च लगाकर मेरे गायब होने की खबर पहुंचा दी, जिसकी वजह से उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। मेरे रिश्ते के अचानक टूटने की खबर सुनकर तकलीफ तो मुझे भी हुई थी, क्योंकि मेरे घर में मेरी शादी की तैयारी चल रही थी और मैं ये भी जानती थी कि इन सब की वजह से मेरे बाबोसा की बहुत बदनामी होगी। अब मेरी माँ मेरे बाबोसा को समझा रही थी कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अरे, जो घटिया लोग अभी मेरी बेटी पर शक कर रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या करते। परंतु सच बात तो ये थी कि माँ को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। अचानक मेरे साथ इतना सब कुछ होना, घर में भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होना, फिर मेरे रिश्ते का टूट जाना उनके लिए इस सदमे से कम नहीं था। फिर घर वालों ने थोड़ा बहुत खाना खाया। खाना खाने के बाद, दवाई लेने के बाद अब मुझे सोते हुए डर लग रहा था। मेरी माँ का हाथ में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। ऐसे में फिर जब मैं सो गई तो मेरे घर वाले सो गए। इसी तरह रात गुजर रही थी कि आधी रात के वक्त अचानक किसी आवाज को सुनकर हमारी नींद खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे छत के ऊपर कोई घूम रहा है। किसी के चलने की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। ये देखकर हम सब घबरा गए। अब मेरे बाबोसा हमें तसल्ली देते हुए बोले, मैं अभी देखकर आता हूं। वो ऊपर छत पर गए। कुछ देर बाद में घबराए हुए नीचे आए तो ये देखकर मेरी माँ ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो पता चला कि ऊपर छत पर खून से सना हुआ एक कपड़ा पड़ा हुआ है। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि छत पर भला कोई कैसे जा सकता है, तो फिर वो कपड़ा वहां कैसे आया। ऐसे में मेरे घर वाले तो कुछ नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन मुझे तो ये सब कुछ उस प्रेत के कारण लग रहा था कि वही प्रेत ये सब कुछ कर रहा है। जब भी मैं अपने घर वालों को कुछ बताने की कोशिश करती तो मुझे घबराहट होने लगती, जिसकी वजह से अभी तक मैं कुछ नहीं बता पाई थी, क्योंकि अभी तक मेरे दिलो दिमाग में जो कुछ मेरे साथ हुआ था, कुलधरा के खंडहरों में जो घटनाएं हुई थी, सारी बातें इस तरह मेरी आंखों के सामने अब आ रही थी कि मैं बहुत ज्यादा उस वक्त डरी हुई थी। ऐसे में घर में होती अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर घर वाले तो वैसे ही बहुत परेशान थे। अब हम लोग फिर से सोने के लिए लेट गए थे। घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अभी रात बहुत ज्यादा बाकी थी। ऐसे में सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। पूरे घर में अब शांति छाई हुई थी। तो ऐसे में कुछ ही देर में सबको नींद आ गई। हम लोगों को सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि अचानक तभी हमारे घर के आंगन में से जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी ही नहीं, मेरे घर वालों की भी नींद खुल गई। अब हमने उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। ये आवाज बाहर के आंगन में से आ रही थी, तो मेरी माँ घबराते हुए उस तरफ जाने लगी। तो बाबोसा ने उन्हें रोक दिया और अब हम खिड़की में होकर देखने लगे तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि वही डरावना प्रेत घर के आंगन के बीचों बीच हवा में लहराते हुए जोर जोर से अजीब सी भयानक आवाज में चिल्ला रहा था। ये देखकर मेरे घर वाले थर थर कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने तो पहली बार उस प्रेत को देखा था। तभी मेरे बाबोसा ने तुरंत ही घर के खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए और घर के बाहर आंगन में किसी को भी जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन घबराते हुए हम लोगों को अब एक पल का भी चैन नहीं था। हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। वो प्रेत हमें जिंदा छोड़ेगा या जान से मार डालेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम बस घबरा जा रहे थे और भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। फिर अचानक उस प्रेत के चिल्लाने की आवाज आना बंद हो गई। अब पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ये देखकर मेरे बाबोसा ने घबराते हुए खिड़की खोलकर जैसे ही बाहर की तरफ देखने की कोशिश की, तो अचानक एक भयानक सा हाथ कमरे के अंदर आया, जिसने मेरे बाबोसा के गले को पकड़ लिया। ये देखकर हम सबके होश उड़ गए
और अपने आप को उस प्रेत की पकड़ से छुड़ाने की बाबूसा पूरी कोशिश करने लगे। लेकिन भयानक रूप से हंसते हुए वो प्रेत मेरे बाबूसा का गला नहीं छोड़ रहा था। अब मैं भागकर अपने बाबूसा के जैसे ही हाथ छुड़ाने लगी तो मेरी माँ ने जो मेरे गले में ताबीज पहनाया था, वो ताबीज उस प्रेत के हाथ से जैसे ही टच हुआ तो वो प्रेत अजीब तरह की भयानक आवाज करते हुए गायब हो गया। परंतु बाबूसा बहुत डरे हुए थे, उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं, तो माँ ने तुरंत ही वहां पर जो पानी था वो बाबूसा को पीने के लिए दिया। लेकिन बाबूसा के हाथ से घबराते हुए पानी का गिलास गिर गया। मेरी माँ बहुत रो रही थी। उस वक्त हमारे साथ जो कुछ हो रहा था वो इतना ज्यादा डरावना था। हम पर क्या गुजर रही थी हम बता भी नहीं सकते। अब तो घबराते हुए एक एक पल भी गुजरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे सुबह हुई तो हम घर से बाहर आए। वही हाल हमारे घर का था जो कल था। आज भी पूरे घर में जगह जगह खून के छींटे लगे हुए थे। ये देखकर घर वाले घबराते हुए मुझे साथ लेकर घर से बाहर निकल गए और हम लोग सीधे ही बाबूसा को उनके एक दोस्त ने एक तांत्रिक के बारे में बताया था। वहां पर पहुंच गए। जब तांत्रिक के यहां पर हम पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो तांत्रिक ने दरवाजा खोला। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और फिर अंदर आने के लिए कहा। उस वक्त घबराते हुए हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी तांत्रिक ने बैठने का इशारा किया तो हम लोग बैठ गए। हमारे बिना कुछ कहे ही तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा और फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। जब कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर देखा और फिर कहा, इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गई, वरना कुलधारा गांव में रात के वक्त जो भी जाता वो जिंदा नहीं बच पाता। ये सुनकर मेरे घर वाले कुछ बोलते उससे पहले ही वो तांत्रिक बोला, मुझे पता है इसके साथ क्या हुआ था। इसकी किस्मत से इसकी इज्जत और इसकी जिंदगी दोनों सही सलामत हैं। वो इसलिए क्योंकि उस गांव में भी कभी गांव वालों ने गांव की बेटी की इज्जत बचाने के लिए उस गांव को रातों रात छोड़ा था, तो उसी गांव में किसी बेटी के साथ भला वे गांव वाले जो वहां के शासक के सैनिकों से लड़ाई करते हुए मारे गए थे, इसके साथ कुछ गलत कैसे होने देते। जब वे हेमवान इसकी इज्जत लूटना चाहते थे तो उन्हीं गांव वालों की आत्माएं जो वैसे तो समय के साथ प्रेत योनि में जाने की वजह से भूत प्रेत चुड़ैल बन चुकी है, लेकिन उनमें जो थोड़ी अच्छाई थी उनकी वजह से उनकी आत्माएं तड़प उठी और उन्होंने आकर इसकी जान और इज्जत दोनों बचा ली और उन हेमवानों को वहीं पर उनके किए की सजा दे दी। लेकिन वहां पर जब वो गांव कभी था तो गांव के लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हुए जो सैनिक मरे थे, उनमें से एक दुष्ट सैनिक की आत्मा जो प्रेत बन चुकी थी, उसकी नजर इसके ऊपर पड़ गई और वो इसे पाने के लिए इसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए बेताब हो उठा। परंतु उस वक्त तो गांव के लोगों की आत्माओं के सामने वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंचा। अस्पताल में भी उसने इसे डराने की और अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त ये बच गई और कल भगवान के नाम के ताबीज की वजह से वो प्रेत चाहते हुए भी इसका कुछ नहीं कर पाया और इसे अपने साथ ले जाने में असफल रहा। परंतु जब तक इसे अपने साथ नहीं ले जाएगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। वो एक दुष्ट प्रेत की आत्मा है जो इसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहती है और इसे अपने साथ ले जाने के लिए तुम लोगों को डरा रही है। इसके साथ ही वो तुम लोगों की भी जान की दुश्मन बन सकती है और कभी भी तुम लोगों की जान ले सकती है। ये सुनकर मेरे घर वालों के तो होश उड़ गए और मैं रोने लग गई। अब मैं सोच रही थी कि कभी वो गांव इसलिए वीरान हुआ था क्योंकि उस गांव की एक बेटी पर वहां के ही जागीरदार की गंदी नजर पड़ गई थी और उस बेटी की इज्जत बचाने के लिए पूरे गांव वालों ने एक फैसला लिया और रातों रात ही गांव खाली कर दिया। उस बेटी की इज्जत के लिए गांव के लोगों और सैनिकों में लड़ाई हुई थी, जिसमें कुछ गांव वाले मारे गए थे जिनकी आत्माएं आज तक भटक रही हैं। उन्हीं आत्माओं ने आज अपने गांव की बेटी की तरह मेरी भी इज्जत और जान दोनों बचाई। वैसे कुलधरा गांव को लोग भूतों का गांव कहते हैं, लेकिन सच बताऊं तो मेरे लिए तो वो फरिश्तों का गांव है, जहां लोग आज किसी की जरा सी मदद नहीं करते। वहां उन भूत प्रेत ने मेरी जान और इज्जत दोनों की रक्षा की थी। परंतु वो प्रेत ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी मेरी माँ रोते हुए उस तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर बोली, कुछ कीजिए बाबा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, उस प्रेत से कैसे भी करके इसको छुटकारा दिला दीजिए। ये कहकर मेरे घर वाले हाथ जोड़कर
उस तांत्रिक बाबा से मेरी जिंदगी और इज्जत दोनों बचाने की प्रार्थना करने लगे। उस वक्त मैं तो बहुत ज्यादा डर रही थी, जिसे अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। उसके दिल पर क्या बीतेगी ये तो उसे ही पता होता है, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है। यही हाल मेरा था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। घबराते हुए मैं रो रही थी। तभी उस तांत्रिक ने आंखें बंद की, कुछ ध्यान किया, फिर आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। अब कुछ राई के दाने हाथ में लेकर आंखें बंद करके उन पर कुछ मंत्र बोलते हुए फूंक मारी और उन राई के दानों को मेरे घर वालों को देते हुए कहा, इन्हें अपने घर के चारों तरफ फैला देना और सिर्फ इस अमावस्या तक वो प्रेत इसे लेने के लिए आएगा। तब तक इसे घर से बाहर मत निकालना। वो प्रेत जब लेने के लिए आएगा तो ये राई के दाने घर के अंदर आने में उसका रास्ता रोकेंगे। ये कोई साधारण राई के दाने नहीं हैं, मंत्रों से बंधे राई के दाने हैं। जब ये उस प्रेत का रास्ता रोकेंगे तो वो प्रेत इन्हें हटाने के लिए इनका मुकाबला करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये राई के दाने हैं, जितना ज्यादा वो हटाने की कोशिश करेगा उतना ही ज्यादा ये और ज्यादा होते जाएंगे और ऐसे में अमावस्या तक आकर फिर वो वापस लौट जाएगा। लेकिन तब तक वो तुम लोगों को डराने की, हो सकता है तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, परंतु तुम्हें ध्यान रखना है कि ये घर से बाहर ना निकले। एक बार अमावस्या आ जाए उसके बाद वो प्रेत हमेशा के लिए लौट जाए, फिर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन बस एक बात याद रहे कि फिर कभी ये उन खंडहरों में न जाए। दिन के उजाले में तो वे आत्माएं नजर नहीं आती, लेकिन देखती सब कुछ है। अगर ये उन खंडहरों में जाएगी तो फिर से उस प्रेत की गंदी नजर इसके ऊपर पड़ सकती है और इसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये कहते हुए तांत्रिक बाबा ने सारी बातें मेरे घर वालों को समझाई और वो राई के दाने दे दिए। अब तो मुझे घर आते हुए भी डर लग रहा था। हर पल एक मौत का डर सता रहा था। वही तांत्रिक ने हमारी रक्षा के लिए हमारे गले में भी एक एक ताबीज पहना दिया था। हम लोग घर आ गए थे। मेरे बाबोसा ने तांत्रिक बाबा के बताए अनुसार स्नान करके कमर में सिर्फ एक धोती पहनकर एक मंत्र जो उस तांत्रिक ने बताया था, उन्हें मन ही मन में मंत्र बोलते हुए घर के चारों तरफ जैसे ही उन राई के दानों को फैलाना शुरू किया, वैसे ही हमारे घर के बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज हमें सुनाई दी। लेकिन बाबोसा ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा, बस उन दानों को फैलाने की कोशिश करते रहे। तो अचानक तेज हवा का झोंका आया और हमारे पूरे घर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, जो मेरे बाबोसा को रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं और मेरी मां घर के अंदर थे, बस खिड़की में होकर ये सब कुछ देख रहे थे कि तभी मुझे वो प्रेत घर के बाहर खड़ा दिखाई दिया, जो गुस्से में हमारी तरफ देखे जा रहा था। वैसे भी शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा होने को आया था। ऐसे में उस प्रेत को देखकर अब मुझे घबराहट होने लगी। मैंने घबराते हुए अपनी मां की तरफ देखा, उन्हें सारी बातें बताईं, पर मेरी मां को वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब बाबोसा उन राई के दानों को पूरे घर के चारों तरफ फैलाकर अंदर आने लगे। ना तो उस प्रेत ने उस पर झपट्टा मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने बाबोसा पर पीछे से अपने नुकीले नाखूनों से हमला करने की पूरी कोशिश की, परंतु बाबोसा के गले में वो ताबीज था जिसकी वजह से वो प्रेत चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया और बाबोसा घर के अंदर आ गए थे। जो कुछ हुआ था उसकी वजह से हमें घबराहट हो रही थी। फिर भी मां ने सबके लिए खाना बनाया और हम लोगों ने थोड़ा बहुत जैसे तैसे खाया। बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तभी घर के बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अब हम घबराते हुए उस तरफ देखने लगे तो कोई नहीं था। फिर हम लोग अपने कमरे में आ गए। घबराहट तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन 2-3 दिन से वैसे भी मैं ठीक से नहीं सो पाई थी और आज तो वैसे भी तसल्ली थी कि तांत्रिक बाबा के कहने अनुसार कुछ नहीं होगा, तो मुझे नींद भी आ गई थी। जब मैं सो गई थी तो रात के लगभग 1 बजे के आसपास ऐसा लगा जैसे घर के बाहर से किसी ने आवाज लगाई हो। उस आवाज को सुनकर हम सबकी नींद खुल गई। हमने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पड़ोस में रहने वाला एक आदमी मेरे बाबोसा को किसी काम के बारे में बोलकर आवाज लगा रहा हो। ये देखकर मां बोली, इतनी रात गए? परंतु बाबोसा हमारी तरफ देखते हुए बोले, घर से बाहर मत निकलना। तांत्रिक बाबा ने बताया था कि किसी का रूप रखकर हमें बाहर बुलाने के लिए वो प्रेत कुछ भी करेगा, और वैसे भी आज की रात तो हम सबको अंदर रहना है। सुबह होते ही हम तो निकल सकते हैं, लेकिन वो उमा नहीं निकल सकती।
काफी देर तक वो आदमी आवाज लगाकर वहां से चला गया, लेकिन बाबोसा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगा। तभी रात को मुझे टॉयलेट जाना था, तो घबराते हुए मैंने अपनी माँ को जगाया। मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर घर से बाहर आई। आंगन में एक तरफ वॉशरूम बना हुआ था, वहां पर हम गए तो तभी आंगन से बाहर की तरफ एक पेड़ था। उसकी तरफ नजर गई तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि एक बड़ा ही डरावना साया जिसकी पूरी खाल सूखी हुई सी जली हुई थी, सिर पर एक सींग जैसा कुछ था। अंधेरे में उसकी लाल चमकती आंखें देखकर मैं तो पल भर में ही पहचान गई कि ये वही प्रेत हैं जो उस पेड़ पर बैठा हुआ एक तक हमारी तरफ देखकर घूरते जा रहा था। उसे देखकर हम दोनों घबराने लगे तो मेरी माँ बोली, घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना। अब अपनी माँ के साथ जल्दी से मैं वॉशरूम जाकर भागते हुए अंदर कमरे में आ गई थी। मेरी तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। मेरी माँ भी बहुत घबरा गई थी। वो प्रेत हमारे घर के बाहर बैठकर किसी घर वाले के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, जिससे वो उन्हें तकलीफ पहुंचा सके। वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई। अगले दिन सुबह होते ही भगवान की पूजा अर्चना करके बाबोसा अपने काम के लिए निकल गए थे। माँ घर में थी, लेकिन दोपहर के वक्त माँ बाबोसा को टिफिन देने के लिए चली गई तो घर के बाहर से मुझे मेरे पड़ोस में रहने वाली एक भाभी ने आवाज लगाई और उसने कहा कि तुम्हारी माँ रास्ते में फिसल कर गिर गई हैं। ये सुनकर मैं घबराकर बाहर की तरफ जाती कि मुझे उस तांत्रिक बाबा की बात याद आई, तो मैं घबराते हुए पीछे की तरफ खिसक गई। पर वो भाभी बार बार कह रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे माँ बाबूसा ने भी कहा था कि कुछ भी हो जाए घर से बाहर कदम मत रखना। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अपनी माँ की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। पता नहीं मेरी माँ कैसी होगी, किस हाल में होगी। तभी कुछ देर बाद मेरी माँ आई तो मुझे घबराए देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ भी थोड़ा डर गई और बोली, ये सब कुछ छलावा उस प्रेत ने किया होगा। बेटा कभी भी घर से बाहर मत निकलना जब तक अमावस्या ना आ जाए। ये कहते हुए मेरी माँ मुझे समझाने लगी। वही शाम को जब बाबूसा लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि रात को जिस आदमी ने उन्हें आवाज दी थी, उस आदमी से उन्होंने सुबह जाकर पूछा था इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि उसने तो ऐसी कोई आवाज नहीं दी थी। अब तो हमें पल भर में ही समझ में आ गया कि वो प्रेत हमें डराने की पूरी कोशिश करेगा। वैसे तो वो प्रेत हमें चोट पहुंचाने की हर कोशिश कर रहा था। हो सकता है शायद वो माँ बाबोसा की जान का दुश्मन भी बन जाता, लेकिन उनके गले में वो ताबीज था, ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहे थे। हर रात को उस प्रेत के चिल्लाने की, कभी रोने की, तो कभी ऐसा लगता कि कोई बुला रहा है, ऐसी आवाजें सुनाई देती थी। उन हालातों को देखते हुए मेरे बाबूसा ने चिट्ठी लिखकर मेरे भाई को भी आने के लिए मना कर दिया था। ऐसे में अब भाई भी अमावस्या तक आने वाला था। वैसे उस प्रेत ने भाई की आवाज में भी हमें आवाज दी थी, लेकिन अब हम उनके छलावे में नहीं आने वाले थे। इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब अमावस्या आने वाली थी। अमावस्या के दिन घर के बाहर और भी ज्यादा भयानक होने लगा। वो प्रेत जोर जोर से चिल्लाने लगा, कभी चीखने लगा। ऐसा लगता था जैसे हमारे पड़ोसियों को उस प्रेत की कोई आवाज सुनाई नहीं देती, सिर्फ हमें ही सुनाई देती थी। वो प्रेत हमें डराने की हर कोशिश करने लगा और आखिरकार अमावस्या निकल गई। अमावस्या के अगले दिन हमें पता तो था कि अब वो प्रेत वापस लौट गया होगा, लेकिन फिर भी डर लग रहा था कि कहीं वो प्रेत वापस ना आ जाए। परंतु जैसा तांत्रिक बाबा ने कहा था वैसा ही हुआ। अब उस प्रेत ने हमें डराने की या हमें कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। शायद वो हमेशा के लिए कुलधरा के उन्हीं खंडहरों में लौट गया था। धीरे धीरे इस तरह दिन गुजरने लगे। जो कुछ हुआ था उसकी वजह से हम सब लोगों को बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई थी, जिसकी वजह से मेरे घर वालों को और मुझे बहुत तकलीफें हुई थी। लेकिन मेरे घर वालों को इस बात की तसल्ली थी कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मेरी इज्जत बच गई। फिर जहां कहीं भी मेरे बाबूसा मेरे रिश्ते की बात करते तो वहीं मेरी किडनैपिंग की खबर सुनकर हर कोई इनकार कर देता, जिसकी वजह से मेरे घर वाले भी परेशान हो गए और आखिरकार ना चाहते हुए भी उन्हें एक ऐसे इंसान से मेरा रिश्ता करना पड़ा जो मुझे लगभग 10 साल उम्र में बड़ा था और एक बेटी का बाप था। उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। घर परिवार भी ठीक ठाक था। मेरे घर वालों को मजबूरन ये रिश्ता करना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ढंग का रिश्ता मेरे लिए मिल ही नहीं रहा था। वैसे उस वक्त ये फैसला लेते हुए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मेरी किस्मत में शायद यही था। फिर मेरी शादी हो गई
और मैं अपनी ससुराल में आ गई। चाहे मेरी शादी पहले से शादीशुदा इंसान से हुई थी, लेकिन अपने ससुराल में मुझे सबका प्यार मिला। जब भी पड़ोसियों में से या किसी ने भी मेरे चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश की तो मेरे पति ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे में उनके प्यार और अपनेपन से मैं अपनी हर तकलीफ भूलने लगी और मेरे मन में और मेरे घर वालों के मन में जो इस बात की थोड़ी तकलीफ थी कि शादीशुदा इंसान से मेरी शादी हुई है, वो भी अब कम होने लगी। वक्त गुजरने के साथ मैं 2 बच्चों की मां बन गई। आज अपनी सौतेली बेटी, जिसे मैं सगी बेटी से बढ़कर प्यार करती हूं, और 2 बेटों के साथ मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, बेटों की शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था इतने सालों बाद भी मैं उन सबको नहीं भूल पाई। आज भी जब उन सब के बारे में सोचती हूं तो बहुत ज्यादा घबरा जाती हूं। कभी सोचती हूं कि अगर उस रात उन भूत प्रेत ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद अब तक मैं जिंदा ना बचती। उस वक्त जब ये घटना मेरे साथ हुई थी तो सच बताऊं तो वो वक्त मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही तकलीफों भरा था। आज भी उन सब के बारे में सोचती हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम जानते हैं हमने वो वक्त किस तरह गुजारा था। सोचती हूं कि आखिर मेरे सुंदर होने की कीमत या फिर एक लड़की होने की कीमत मुझे इस तरह चुकानी पड़ी थी कि मेरी इज्जत तो बच गई, लेकिन मेरे चरित्र पर दाग लगाने से मैं नहीं बचा पाई। मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसे मैं कभी ना भूल पाऊंगी और ना कभी भूल सकती हूं। परंतु उसके बाद मैं कभी कुलधरा गांव की तरफ नहीं गई। आज भी जब कुलधरा गांव का नाम सुनती हूं या मेरे दिमाग में उसका नाम भी आता है तो वही रात मेरे दिल और दिमाग में घूमने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले शिवम हैं बाबरपुर से, रवि और प्रीति जाटव हैं उत्तराखंड से, मधु सिंह हैं आगरा से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, चेष्टा लोविस्टा और धनुष हैं जयपुर राजस्थान से, मोहम्मद जिशान हैं अकबरपुर से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, रंजीत राणा हैं जैसलमेर से, आशीष हैं दुबई से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं इंग्लैंड से, दिलीप कुमार हैं प्रयागराज से, जय कुमार प्रजापति हैं भोपाल से, उमेश हैं नेपाल से, अयूब हासमी हैं रायबरेली से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, सीमा तांती और आरुष हैं मुंबई से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, इंजामा मुल हैं असम से, जिबान तमांग हैं काठमांडू नेपाल से, मुमताज हैं कुवैत से, डी के बोरो हैं असम से, मोहम्मद शकील हैं यूपी से, समुद्र श्रेष्ठा हैं